अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूँ ज़रा खोड़ो, मेरे साथ है शाहज़ेब जिलानी और आज कॉलर्स डे है, तो विदाउट एनी डिले मैं पहले कॉलर की तरफ जाते हैं। शफीकुर रहमान साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब, वो डंपर के हवाले से बात करना चाहता हूँ। वो एक्सीडेंट के केसेस जो हैं, अब लोगों ये मोटरसाइकिल वाले बिल्कुल उसके पिछले व्हील पे जितने सारे एक्सीडेंट रिपोर्ट हुए वो वही हैं। ये एक वैक्यूम क्रिएट होता है जो मोटरसाइकिल को, हल्की गाड़ी को अपनी तरफ सक करता है, जिसके नतीजे में ज्यादातर ऐसा वाकयात होते हैं। बुनियादी मसला कराची में ट्रैफिक कंट्रोल करने का है। न नीली लाइटें चलती रहती है, रॉन्ग साइड गाड़ी आ रही है, अंधाधुंध मोटरसाइकिलें चल रही हैं और इसी तरह रिक्शा वाले घूम रहे हैं, और बल्कि कुछ के पास तो ट्रेन के हॉर्न लगे हुए हैं। हाँ। तो आप इस बात को कम से कम लोगों को ये तो बताया जाए कि भाई जब आप किसी हैवी व्हीकल के बराबर से गुजरते हैं तो वहाँ वैक्यूम क्रिएट होता है जो कि चीज को अपनी तरफ सक कर लेता है, हल्की गाड़ी को। और क्योंकि वो ड्राइवर तो बेचारा पहले ही फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हुआ होता है। तो एक बात तो ये हो गई भाई कि खुदा के वास्ते इस मुल्क का ट्रैफिक कंट्रोल करो। और ट्रैफिक पुलिस तो यूनिवर्सिटी रोड पर तो उसकी लॉटरी खुली हुई, सिर्फ पैसे जमा करती रहती है, या लाइसेंस चेक कर लेगी या ये कहेगी कि बेल्ट क्यों नहीं लगाई। नीली लाइटें हैं, रॉन्ग साइड ड्राइविंग है और अंधाधुंध स्पीड है। इसका कोई आदमी बात नहीं करता इस मौजू पर कि भाई ट्रैफिक का सिस्टम है क्या। और अभी तो ये है, आगे जाकर और अजाब बन जाएगा ये सब कुछ। तो दूसरी बात ये कि इसी तरह ये बहुत रिपोर्ट होता है कि सिलेंडर फट गया, गैस सिलेंडर फट गया। एक दफा बताया तो जाए कम से कम टीवी की सतह पर कि सिलेंडर फटता कैसे है। उसके अंदर जो गैस होती है वो तो बाहर निकलती है, आग बाहर लगती है। अब वो इतनी मोटी चादर होती है, चलो हल्के सिलेंडर भी होते होंगे, तो कम से कम ये डिस्कस तो हो कि भाई ये आखिर फटने की वजह क्या है, लोग मालूम तो, क्योंकि अब हम सिलेंडर की तरफ जा रहे हैं। हमारे घर इस तरह बने हुए नहीं है जो अपने सिलेंडरों को मतलब ऐसी जगह रख सके। तो ये गाइड किया जाए बाकायदा, एक पैनाफ्लिक्स लगा होता है सीधा सीधा कि सिलेंडर को खुली जगह में रखो। अगर मैं किसी छोटे से फ्लैट में रहता हूँ तो मैं कौन सी खुली जगह में उसको रख सकता हूँ। तो ये सारी चीजें बताने की है। बिल्कुल बिल्कुल सर, 100% एग्री। जहाँ तक ट्रैफिक की बात है तो 100% आपकी बात दुरुस्त है। एक तो इंतजामी मसला है, और मेरा ख्याल है इस हफ्ते ही शायद शाहज़ेब हमने इस पे बात किया था या पिछले हफ्ते, तो वो वैक्यूम की बात हमने नहीं की, लेकिन यकीनन हमने ये तो बात की है जो पूरा निज़ाम है। सिलेंडर की जो आपने बात की ये वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस पे थोड़ी सी तहकीक करनी होगी, और अगर मुमकिन हुआ तो हम भी इसके ऊपर एक मालूमाती प्रोग्राम, नहीं तो सेगमेंट तो ज़रूर कर सकते हैं। और लेकिन डेफिनेटली पब्लिक सर्विस, पब्लिक मैसेजिंग कैंपेन तो इस पे होनी चाहिए। जी शाहज़ेब। तो नहीं, ये बात सही है कि सिलेंडर जो है ना वो कल हम दवाओं पे बात कर रहे थे, तो आपको हर तरह की दवाएं मिलती हैं। सिलेंडर भी आपको सस्ते भी मिलेंगे, चीप मिलेंगे, अच्छे वाले जो हैं वो महंगे मिलेंगे। मैंने ये सुना है, जब मैं खरीदने गया था गिजरी, तो उन्होंने मुझे कहा जी फाइबर का लें, वो सबसे ज्यादा महंगा मिलेगा, पता नहीं 12-13 हज़ार रुपए का था वो सिलेंडर। जो मैं भी घर पे इस्तेमाल करता हूँ, वो भी 1 साल के अंदर वो लीक होना शुरू हो गया। मतलब घर में वो जो LPG गैस है उसकी स्मेल आ रही थी। मैंने वो सिलेंडर दिखाया, वो कोई उसको ठीक नहीं कर पा रहा। तो ये बात आपकी सही है कि हम फ्लैटों में, छोटी जगहों पे सिलेंडर ज़ाहिर घर से बाहर तो नहीं रखेंगे, घर के अंदर ही रखेंगे। एंड इट इज रिस्क है उसका एक। हम आए दिन, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, हम ये देखते हैं कि स्पेशली गाड़ियों में, आपको याद होगा जब ये पुरानी CNG के सिलेंडर लगे हुए थे, दूसरे सिलेंडर्स स्कूल की वैन्स में वो ब्लास्ट हो जाते थे। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि कोई वो नहीं है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कि कौन सी चीज मार्केट में बिक सकती है जो सेफ है, सेफ्टी चेक है उस पर, या सर्टिफिकेट है, कौन सी चीज नहीं बिक सकती। तो सस्ती चीजें जो हैं ज्यादा रिस्की हो जाती हैं, महंगी चीजों की भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो ये दोनों मसले जो है ना। अच्छा, ट्रैफिक का भी जो है, मैं उस दिन आप भी ये कह रहे थे, मैं भी ये सोच रहा हूँ, शुरू कहाँ से करेंगे आप। मतलब ये हमारा मसला इतना बढ़ गया है, मैं फिर इस नतीजे पे आ जाता हूँ कि यार आप अपनी जिम्मेदारी तो लो ना कम से कम। मैं पूरे शहर की नहीं ले सकता, मैं अपने मोहल्ले की भी नहीं ले सकता, मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। मुझे अपनी जान हथेली पे रख के मोटरसाइकिल पे बगैर लाइटों के, बगैर हेलमेट के, और फिर मैं मतलब इतना कॉन्फिडेंस के साथ रॉन्ग वे जा रहा होता हूँ कि आपको फिर हैरत होती है कि यार जब आपको अपनी जान की परवाह नहीं है तो सामने से आने वाला क्यों आपका लिहाज करे। वो तो गाड़ी में आ रहा है, आपकी अगर गाड़ी मोटरसाइकिल लगती है, आपकी तो टांग टूटेगी, उसको कुछ भी नहीं होगा, उसका गाड़ी का थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ मैं सारा दिन ये देखता हूँ
कि हमारे मोटरसाइकिल वाले भाई, अब ज़ाहिर है उनका अपना एक होगा कि जी कि पेट्रोल महंगा है, शॉर्टकट मारना है, ऊपर से घूम के आना पड़ेगा, यहाँ से बस मैं निकल लेता हूँ। और यही चीज़ है जो हमारा एक नेशनल एटीट्यूड बन गया है, ये जो शॉर्टकट्स हम लेते हैं ना और फिर वो हमें गले पड़ते हैं। तो कुछ हमारे पब्लिक एटीट्यूड की भी बात है, कलेक्टिव उसकी भी बात है, गवर्नेंस की तो है ही, जैसे आपने कहा। इसके साथ एक और चीज़ ज़हन में आई है कि अभी जब लोड शेडिंग का सीज़न शुरू होगा, बिल्कुल गर्मियों में, तो हमेशा हम बात करते हैं ना इलेक्ट्रिक्यूशन की, और ख़ासतौर पे मौसम बरसात में एक तस्वुर ये होता है कि लोग ज़्यादा रोड पर इलेक्ट्रिक्यूट होते हैं, पानी खड़ा हुआ है, खंबे की अर्थिंग नहीं हुई वगैरह। ज़्यादातर लोग अपने घरों में इलेक्ट्रिक्यूट होते हैं, और वो है कि वो जनरेटर का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या वायरिंग गैर मेयारी है। आपने कहा कि यार अब कौन इलेक्ट्रिशियन को बुलाए, आप खुद इलेक्ट्रिशियन बनने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द डेथ्स हैपन देयर। तो वहां पर भी एक पब्लिक सेफ्टी कैंपेन की मेरा ख्याल है कि अशद ज़रूरत है। बस जरा हमारा जो है एटीट्यूड है ना जुगाड़ का, हाँ, ये हमारे, मुझे लगता है हमारे साइकी में रच बस गया। सिर्फ हमारा नहीं, ये पूरे साउथ एशिया में, इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, हर जगह हमने ये देखा है कि हमारी वो ओरिएंटेशन नहीं है बचपन से कि यार ये जो मैं रिस्क ले रहा हूँ, क्या वाकई मुझे इसकी ज़रूरत है, या मैं पहले सेफ्टी को प्रेफर करूँ अपने, चाहे मैं घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, गैस का सिलेंडर है, या मैं मोटरसाइकिल पे बाहर जा रहा हूँ। ये जो शॉर्टकट्स और जुगाड़ की जो हमारी अप्रोच है ना, ये बहुत अननेसेसरी जाने लेती है, और मेरा ख्याल है कि हम पे खुद पे भी जिम्मेदारी है कि हम इसे अवॉइड करें। बिल्कुल। वैसे रियासती लेवल पर भी जितने हमने शॉर्टकट्स लिए हैं वो महंगे ही पड़े हैं, तो हाँ बिल्कुल वही आपकी बात। अच्छा, कामरान अली है हमारे साथ नवाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम अस्सलाम सर। कल आपका सेगमेंट देख रहा था मैं, जाली अद्वियात वाला, तो एक शेर मुझे याद आया कि सरदर्द में गोली ये बड़ी जूद असर है, पर थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है इससे, हो सकती है कुछ शक्ल समात की शिकायत, आपको ये अफगान भी हो सकता है इससे, हो सकती है कुछ मैदे में तबखीर की सूरत, बेकार कोई कान भी हो सकता है इससे। आपने लास्ट जो है फ्राइडे को वो एनिवर्सरी, 10th एनिवर्सरी अपने प्रोग्राम की सेलिब्रेट की, और हमें याद रखा, उसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मोस्ट वेलकम। और मैं चाहता हूँ कि जिस रफ्तार से जो है वो पंजाब के अंदर काम हो रहा है, तो SIFC के अम्ब्रेला तले जो है वो सिंध के अंदर भी रफ्तार तरक्याती कामों की थोड़ी बढ़ाई जाए। बिल्कुल। अभी एहसन इकबाल साहब एक नया लॉलीपॉप देके तो गए वैसे सिंध वालों को कि भाई ये मोटरवे वाला काम हम स्टार्ट करवाने जा रहे हैं 2025 के अंदर ही, ये नहीं बताया कौन से महीने में। तो मैं आर्मी चीफ से दरखास्त है कि वो जिस तरह जो है वो आर्म फोर्सेस के लिए तो काम कर ही रहे हैं, साथ साथ सिविलियंस के लिए भी थोड़ी सी सिंध के अंदर रफ्तार बढ़वाएं कामों की। नहीं, कम से कम वो हाईवे तो बनवा दें, इतना तो काफी है। जी ठीक है कामरान भाई। जी तो राहिल अशर शाह साहब हैं कराची से। राहिल साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है। जी मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आप दोनों भाइयों से आज कराची सिंध के हवाले से 2 बातें करूंगा। मेरा आपसे सवाल है, कराची में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है? सुना है मैंने। हो रही है तो देखिए कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने PC से लेके नेशनल स्टेडियम तक खुद ट्रैवल किया है गाड़ी में, तो मुझे कहीं से महसूस नहीं हुआ कि जी 96 के बाद ICC का इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, 5 मैचेस हैं शायद कराची में। नहीं तो FCC का फ्लाईओवर जहाँ खत्म होता है उसके पास देखे मलबा पड़ा हुआ है, कैसे महसूस होना चाहिए? कंस्ट्रक्शन का होता है, आगे जाए दरख्त कटे हुए हैं, लाइटें कुछ नहीं है। उसकी निस्बत लाहौर देखें, PC से लेके कद्दाफी स्टेडियम और इस्लामाबाद सेरीना से लेके पिंडी स्टेडियम तक उन्होंने खूबसूरत तरीके से सजाया है, लाइटिंग है, प्लेस के वो जो लगाते हैं मुजस्मे वो लगाए हैं, सारा कुछ किया हुआ है। हमारी सिंध गवर्नमेंट क्या किसी यौम सोग में है क्या? तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। एक बात। दूसरी बात जो कर रहे थे ये जो अपना शादेब साहब, आपको याद होगा 1985 में कराची में एक वाकया हुआ था, बुशरा जैदी केस। उससे पहले इसी तरह आपको भाई को बताऊं, मैंने थोड़ा रिसर्च करी कि जी वो अप्रैल में हुआ था, और 2-2.5 महीने पहले से कराची में इस तरह बाइक्स वालों को इस तरह तकरीबन कोई 70-80 लोग मारे गए थे रोड एक्सीडेंट में। उस वक्त ज्यादातर मिनी बसों के नीचे आके मरे। अब ये डंपर्स के नीचे आ रहे हैं, टैंकर्स पानी के हैं। मेरा आपसे सवाल है, ये कोई 85 की हिस्ट्री एथनिक क्राइसिस की तरफ तो नहीं दोबारा कराची शहर को धकेले जा रहा? क्योंकि जमात इस्लामी भी चुप करके बैठी हुई है, MQM पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर रही है। एक ने कुछ बोला था वो जेल में चले गए हैं।
तो मेरे ये 2 सवाल हैं, इसका जरा मुझे आप जवाब दे दीजिए। थैंक यू। देखिए, पिछले जब हमने इस पे बात की थी तो ये हमें वाज़े तौर पे नजर आया कि उस वक्त आपको याद है ये जनरल ज़िया का ज़माना है और उस वक्त एक डेस्परेशन थी फौजी जनता की कि मुल्क में जो बेचैनी थी जमहूरियत के हवाले से, MRD तहरीक शुरू हो चुकी थी कि उसको कुचलने के लिए वो लिसानी सियासत को फ़रोग़ देना चाह रहे थे। और जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं, एक शोला होता है, उसको आग लगाने के लिए वो खुद तेल भी छिड़कती थी सरकार, तो उस वक्त उसको बढ़ाया भी गया। और फिर कराची एक मल्टी कल्चरल सिटी है, हमने इसमें देखा कि यहाँ पर पश्तो बोलने वाले, उर्दू बोलने वालों के दरमियान काफ़ी फसाद हुआ। इस दफ़ा हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। जो आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो जानबूझकर वापस उधर जाना चाहते हैं। और इसीलिए हमने देखा कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, उसमें MKM थी, ANP थी, जमात इस्लामी भी थी, पीपल्स पार्टी तो गवर्नमेंट में है ही, और इन सब ने ये इंसिस्ट किया कि ये जो एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं ये ज़ाहिर है कि इंतज़ामी मसला है, गवर्नेंस का मसला है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट वालों से बात करेंगे, लेकिन इसको हम अलाउ नहीं करेंगे किसी को भी कि वो इसको अपनी लिसानी सियासत, अपनी दुकान चमकाने के लिए इसको इस्तेमाल करे। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव बात है, क्योंकि अब इन सब का स्टेक है, ये सब लोग किसी ना किसी तरह से सिस्टम का हिस्सा हैं, उससे बेनिफिट कर रहे हैं। ये भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे कोई उस तरह का फितना फसाद हो, लेकिन दैट डजंट टेक अवे द नीड कि इस वक्त जो गवर्नेंस का हमारे यहाँ क्राइसिस है वो हर बंदे को अफेक्ट कर रहा है। उसकी जो भी जबान हो, नस्ल हो, वो कच्ची आबादी में हो या डिफेंस में या बहरिया में रहता हो, सब उसके अफेक्ट हो रहे हैं। और इन लोगों को इसका भी कोई हल निकालना चाहिए। ये ठीक है कि आप इसको इतना आग को ना बढ़ने दें कि यहाँ पे कोई क्लैशेस शुरू हो जाएं कम्युनिटीज के दरमियान, लेकिन आए दिन लोग मर रहे हैं। पिछले 6 हफ्तों के दौरान हमने उस दिन जो रिपोर्टिंग की तो 100 से ज्यादा लोग बेगुनाह इस तरह एक्सीडेंट्स में मर गए हैं। ये कोई मामूली फिगर नहीं है, इसको सीरियसली देखने की जरूरत है। और अगर गवर्नमेंट ने एड्रेस नहीं किया और प्रिटेंड किया कि भाई ये तो कुछ हो नहीं सकता, मतलब ये तो अब बड़े शहरों में इस तरह होता है, तो फिर इट विल कैच अप। आखिर लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? लोग देखे ना, जब जहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है टैंकरों को जला रहे हैं ना, जो कि अच्छी बात नहीं है, कोई भी कंडोन नहीं करेगा। लेकिन जब आप हालात को इस लेवल पे ले जाएंगे कि कोई रास्ता नहीं है, कोई गवर्नेंस नहीं है, जबानी कलामी खोखले बयानात रोज हम देखते हैं, लेकिन अमली तौर पे आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, तो फिर वन फाइन डे आग फिर भड़क उठेगी, फिर उस सबको अपनी लपेट में लेगी। फिर ऐसा ही है जी। अगले कॉलर फयाज खान साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बिल्कुल खैरियत। आप जी सर, सबसे पहले तो डॉन न्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैंने कॉल पे कहा था कि जो एयरपोर्ट की तरफ रास्ता जाता है वहाँ पे यू टर्न पे वो रोड बड़ी टूटी हुई थी, बड़ी वहाँ पे 10 मिनट लग जाते थे। वो जैसे ही प्रोग्राम में कॉल की उसके 2-3 दिन के बाद उस पर एक्शन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ बने और हमारा ये दरीना मसला हल हुआ। अब हम आराम के साथ जो है एयरपोर्ट की तरफ विदिन 1-2 मिनट में हम निकल जाते हैं। पहले हम 10-10 मिनट वहाँ पे ख्वार होते थे, बिल्कुल बोर हो जाते थे, मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम होता था। अब अल्लाह का शुक्र है कि काफी बेहतरी है। अब सेकेंडली ये है कि हमारे इलाके में मैंने एक और चीज भी हाईलाइट की थी कि पतंगबाजी जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। अभी रिसेंटली कल का वाकया है, हमारे घर के पास मेन रोड है और वहां से एक 8 साल का बच्चा जो है वो पतंग लूटने के लिए दौड़ा, जिसे कार ने हिट किया। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वो उसी टाइम बेहोश हो गया था, लेकिन वो कार वाला भी कोई बहुत अच्छा था, खुद लेके गया, ट्रीटमेंट की, टांके वांके आए। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा सही है, लेकिन उसको टांके वांके सर पे आ गए हैं, तो अल्लाह ने उसकी जिंदगी रखी। मेरी ये हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है, खास तौर पे वजीर आला साहब से, IG गुलाम नबी मेमन साहब से, कि जनाब आला आप अपने मुतल्लिका थाने के SHO को पाबंद करें कि वो जिस छत से भी पतंग उड़े उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये जो दौरें चल रही हैं, ये अभी स्कूटर वाले स्कूटरों पे जाते हैं तो वो गर्दन पे फैल जाती हैं बच्चों की। मेरे घर में मेरे भाई के ऊपर भी पड़ी थी, अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो गर्दन पे आगे बच्चा बैठा था, वो बच गया था और बड़ी मुश्किल से हमने उसको कवर किया, भाई को बहुत खून निकल गया था। तो इसी के बारे में हुकूमत सोचे, क्योंकि अब 5-7 दिन रह गए हैं रमजान मुबारक को और इस पे फुल फॉर एक्शन होना चाहिए। IG साहब, मजा आ जाए कि आपने जो है ना ये इनके खिलाफ
हर SHO को कह दिया है और ये काम पाए तकमील तक पहुंचा है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, बिल्कुल। देखो, मुझे वैसे पतंगबाजी से कोई एतराज नहीं है। अगर क्रैकडाउन किसी चीज पे होना चाहिए तो फिर इन दोनों पे होना चाहिए। मतलब मेरी तो ये राय है। अब ये एक बहुत एक अजीब किस्म का एक स्टेप है कि यार आप डोर नहीं कंट्रोल कर सकते तो चले सारी पतंगों को ही बैन कर दें। मतलब आई थिंक इससे मतलब आपकी नाअहली ही समझ सामने आती है इंतजामिया की। आई मीन कितना मुश्किल काम है यार डोर को थोड़ा सा रेगुलेट करना, या जो वो डोर इस्तेमाल करें उनके खिलाफ आप बिल्कुल FIR काटो। लेकिन अच्छा, मसला जरा वही है ना कि गली गली जो है, ये लोग जो ज्यादा पतंगबाजी में होते हैं, ये अपना जो इसको मांझा कहते हैं ना, वो उसको वो जो शीशा लगाते हैं पतंग काटने के लिए, अब वो गली गली वो काम हो रहा है। आप वो यही बोलेंगे कि यार हम कैसे रेगुलेट करेंगे, हम लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, मना कर सकते हैं, नुकसानात के बारे में बता सकते हैं कि यार मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, उस बेचारे की गर्दन पे वो आ गया तो वो उसकी गर्दन कट गई, या लोग हादसा हो रहे हैं। लेकिन सॉरी माजरत के साथ, इस लॉजिक के साथ, तो अगर गली गली में हेरोइन का अड्डा हो या कोई शराब खाना हो तो फिर क्या वो यही बहाना देंगे कि यार ये तो अब हर गली में हो रहा, हम कैसे क्रैकडाउन करें? अगर करना चाहें तो कर सकते हैं कुछ हद तक। अब आपको ज्यादा से ज्यादा 4-5 लोगों के एग्जांपल्स बनाने होते हैं और बाकी सब लाइन में आ जाते हैं। लेकिन ये एक शॉर्टकट होता है कि यार पतंग ही बैन कर दें। I mean, I don't know. I don't know. हमारे यहाँ ये भी फिर जो हादसा होते हैं ना, जो लोग छतों से गिरते हैं वो करने के चक्कर में, है ना। तो I honestly मुझे नहीं पता कि इसका सोल्यूशन क्या है। ये बात सही है कि हम हर चीज को कुल्ली तौर पे जब हम बैन कर देंगे तो वो भी सोल्यूशन नहीं है। लेकिन ये पतंग वाला मसला ये हर साल डिस्कस होता है। और ऑनेस्टली मतलब देखिए, अगर ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में लोग मरे तो इसका ये तो मतलब नहीं ना कि आप गाड़ियों को ही बैन कर दें। मतलब दैट्स माय व्यू। आप रेगुलेट करो, आप मैनेज करो यार। अगर नहीं करना तो फिर हुकूमत ही छोड़ दो। एनीवे, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आज जुमा है, आपकी हम कॉल्स ले रहे हैं। 3 लाइनें हमारी, तीनों पर इस वक्त कॉलर्स मौजूद हैं। लेकिन जरा अगर आप इजाजत दें, मैं 1-2 मिनट में एक चीज को मार्क करना चाह रहा हूँ। आज 21 फरवरी है, जो कि इंटरनेशनल मदर टंग डे है, यानी कि मादरी जबानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, पाकिस्तान में भी, दुनिया भर में भी। वेरी ब्रीफली मैं सिर्फ रिकॉल करना चाह रहा हूँ कि ये दिन हम क्यों मनाते हैं। तो बात है 1952 की, और शहर है ढाका, और वहाँ पर बांग्ला ज़बान को नेशनल स्टेटस देने के लिए एक इंटरनेशनल एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है, जिसे उस वक्त की आर्मी जो है वो उस पर चढ़ाई करती है, कुचलती है। उसमें 4 तुलबा मारे जाते हैं। और ये उस वक्त जो है ये ईस्ट पाकिस्तान में ये झगड़ा चल रहा था कि वो कह रहे थे कि बांग्ला हमारी ज़बान होगी, लेकिन यहाँ से कहा जा रहा था कि नहीं, उर्दू जो है वो कौमी ज़बान होगी, जिससे सबसे पहले जो है ये गैप शुरू हुआ ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का। बाद में इस दिन को रिकग्नाइज किया गया इंटरनेशनली कि मादरी ज़बानें ज़रूरी होती हैं, उन्हें झुटलाना नहीं चाहिए, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए और उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इसीलिए हम ये दिन मनाते हैं। और आज हम पाकिस्तान में जब देखते हैं तो हमारे उन ख़ानदानों में, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में, जिनको अंग्रेज़ी सीखने का जुनून है, वहाँ पर जो नई नस्ल है हमारी, वो ना मादरी ज़बान बोलती है, ना ही कौमी ज़बान को सही तरह से बोल पाती है। हमारे अपने मिलने वालों में बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे मिलते हैं आजकल जो कहते हैं कि अंकल सबसे जो मुश्किल सब्जेक्ट है हमारे लिए वो उर्दू है, क्योंकि ना उर्दू घर में कोई बोलता है, ना ही हमें लिखना पढ़ना आता है। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं, ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। मैं मजीद वक्त नहीं लूंगा, हम अपने कॉलर की तरफ चलते हैं। कराची से हमारे साथ हैं हिना इमरान जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सर? जी शुक्रिया बहुत बहुत। आप बताइए जी। बस थोड़ा सा ऐड ऑन करना था जो लास्ट टॉपिक था, यही कि जैसे कि आपके पास एक भाई की कॉल आई थी, उन्होंने बोला कि पतंगबाजी को ही जो है वो बैन कर देना चाहिए। मैं भी इसके साथ खिलाफ हूँ। कोई रियासत की रेट होती है, कोई लॉ होता है, कोई पाबंदियां होती हैं। आप हर चीज को एक दायरे में रह के कीजिए। जैसे कि आपने भी वो किया कि अगर हादसा होते हैं तो क्या गाड़ियां बंद कर दें। और ये भी कि हमारी जो हुकूमत है ना, वो पहले तो सो ही रहती है। जब तक एक बंदा जब अपने घर में गैस सिलेंडर नहीं ले आएगा ना, अभी ये कोई पाबंदियां नहीं लगाएंगे। इसी तरह जैसी सड़क बनती है ना, तो उनको लाइन डालने का ख्याल आ जाता है। ये उस वक्त तक रस्सी अपनी टाइट करते ही नहीं है कानून की, कि जब तक पहले ये लगाते नशा सबको। अब गैस सिलेंडर हर घर में देखिए 9 बजे के रात को गैस चली जाती है। मैं जब छोटी थी, मैंने मुताला पाकिस्तान में इतना पढ़ा
पाकिस्तान में गैस के जखायरे आई डोंट नो व्हाट, किधर है वो खत्म कर दिया हमने, किसके लिए तो खत्म कर अगर पतंगबाजी से हादसात होते हैं तो वो डोर के कारखाने में, कहती हूँ इतनी नाकाम है हमारी रियासत। सही बात, इतना कोई कानून नहीं है कि वो जहाँ डोर पे इतने गलत तरीके से कांच की वो एक लेयर लगाई जा रही है जो गर्दन पे फिर जाती है तो बच्चे मर रहे, बड़े मर रहे, इतनी सी चीज नहीं रोकी जा रही, तो हम आगे क्या उम्मीद लगाएंगे, आप मुझे बताएं। बिल्कुल सही बात है ना, मेरा भी यही कहना है। आई एग्री। हाँ बिल्कुल। तो इस वक्त आपको पता है कि सिंध शॉर्टकट है यार, शॉर्टकट है यू नो, आई मीन अब मतलब सिंध छोड़े एक सेकंड के लिए पंजाब की बात करें यार, बसंत वाज अ लैंडमार्क। अब मतलब क्योंकि आप 10 दुकानों पर छापा नहीं मार सकते, आप पकड़ो उन्हें, आप उन पर भारी जुर्माने डालो, आप उन पे अटेम्प्टेड मर्डर के केसेस लगा दो यार, कि भाई कल से अगर कोई भी डोर से मरेगा या जख्मी होगा केस आप पर है। ये आप 10-12 लोगों के साथ करो, मैं देखता हूं क्योंकि कितनी जल्दी लोग सेट होते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि आपने ये नहीं करना, बैन कर दो। हमारा तो पहला काम होता है ना, बैन कर दो सर। Anyway, I agree with हिना साहिबा जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हिना agrees with you। बिल्कुल हम एक पेज पर है, कम से कम इस इशू पर, रियासत को भी ले आए एक पेज पर। नहीं वो मेरे हाथ से बाहर है, हम रोड की तामीर करवा सकते हैं अब, लेकिन ये अब थोड़ी सी बड़ी बात होगी। हाँ परवेज अहमद जी, खारियां चलते हैं, परवेज अहमद साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आप तीनों को सलाम। वालेकुम सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिनों से मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ कि गलती बार बार दोहराई जा रही है। जी बताएं। चोलिस्तान कैनाल जो है वो दरिया सिंध से निकल रही है। चोलिस्तान कैनाल दरिया सिंध से नहीं निकल रही। नहीं, ये तो नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। चनाब की बात थी, कहते हैं वो यही बता क्या कहते हैं आज। नहीं सर, बात ये हो रही थी कि सिंध से तो नहीं, दरिया सिंध से तो नहीं निकल रही, सब जानते हैं, तो फैक्चुअल बात है। जो प्रोग्राम हमने किया था जिसमें एक हमारे साथ आबादगार थे सिंध के, वो ये कह रहे थे कि इसका इम्पैक्ट जो है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात हुई, और फिर ये बात हुई कि जो लोअर रिपेरियन है, यानी कि नीचे जो पानी आता है वो अफेक्ट होंगे, ये बात हुई थी। नहीं, बीच में ये बात भी हुई थी कि दरिया सिंध से निकल रही है, तो मुझे अच्छी तरह याद है। सतलुज की बात नहीं थी, दरिया झेलम से निकल रही है रसूल पर आज से। अच्छा ठीक है, चले आपने। दूसरी बात ये है कि ये जो कश्ती उठने वाला मामला है ना, मुल्क जाके कौन सा मामला? कश्ती उठने वाला, बैरून मुल्क जाके मुलाजमत करने वाला। जी, ये बंगलालैंड के जमाने से स्टार्ट हुआ था। इसकी लंबी कहानी है, अगर आप मुझे कोई नंबर भेज दिए तो मैं उसको आपको अच्छी तरह से रिकॉर्ड करवा सकता हूँ कि ये मामला कहाँ से चला और कहाँ तक पहुँच चुका है। ठीक है सर जी, प्रोड्यूसर आपका नंबर ले लेंगे, आप बेशक उनको वॉइस नोट छोड़ दें या उनको बता दें, हम भी जानना चाहेंगे, हमारे में इजाफा होगा। एक वक्फा लें। वेलकम बैक जी, हमारे अगले कॉलर हैं रिजवान सिद्दीकी कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप दोनों? ठीक हैं, खैरियत, आप सुनाएं। हाँ, आपके सबसे हैंडसम थर्ड पार्ट तो है ही नहीं, नौजवान आज नजर नहीं आ रहे। हाँ, वो पार्लर गए हुए हैं सर, मजीद मतलब खूबसूरती लाने के लिए। जी तो मुझे सिर्फ आप लोगों से एक छोटी सी चीज शेयर करनी थी। वो ये है कि कुछ जो प्रोफेशंस होते हैं या जो कुछ पेशे होते हैं वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होते। कुछ उनमें एक सहाफत है, मतलब जो लोग सहाफी बनते हैं वो सिर्फ पैसे के लिए सहाफी नहीं बनते होते, उसके साथ एक जिम्मेदारी आ रही होती है। वो एक ऐसा माशरे में एक ऐसा रोल प्ले करने के लिए एक जैसे के लिए नजरियाती तौर पर वो इस प्रोफेशन को आजमा वो करते हैं। हाथसाती तौर पर लोग नहीं आते, खुद चूज करते हैं कि मैंने जर्नलिज्म में जाना है और मैंने माशरे की बेहतरी के लिए कुछ एक अपना हिस्सा डालना है। जैसे आप लोग डाल रहे हैं, आप लोगों को थ्रेड्स भी मिलती हैं, सब कुछ मिलती है। तो अगर पैसा कमाना होता तो आप लोग नेशनल इंटेलेक्चुअल हैं, किसी और पेशे में चले जाते और बहुत पैसा कमाते। तो मैं जब देखता तो मीडिया कम ही देखने को दिल करता है, क्योंकि एक दो प्रोग्राम, एक आपका प्रोग्राम और एक वीकेंड पे एक फाइनेंशियल प्रोग्राम आता है, वो देखते हैं। तो दिल थोड़ा सा खराब इसलिए होता है कि हम पूरा वक्त बुरा सुनते रहते हैं कि पुलिस हमारी खराब है, हमारा वो महकमा खराब है, हमारा वो महकमा खराब है, लेकिन बहुत कम बात होती है कि हमारी सहाफत कितनी खराब हो चुकी है। क्योंकि सहाफत एक वो ब्रिज है जो हमारे और इक़्तिदार वाली जो हुकूमत में है या जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके बीच में है।
हम फेक न्यूज की बात करते हैं, फेक न्यूज पे हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन हमारे पास कोई ये बात नहीं कर रहा है कि सच्ची खबर जो रुक रही है उसको कैसे आप लोग हमारे तक लेके पहुंचाएं। क्योंकि हम हर वक्त तो हर आदमी तो रोजगार पे आप देखते हैं, आपके पास जो भी आता है, कोई बेचारा कहता है मुझे पेंशन नहीं मिल रही, कोई कहता है मेरी सड़क टूटी हुई है, कोई कहता है मेरा सिलेंडर नहीं है। मतलब हम तो रोटी रोजी के उसमें पड़े हुए हैं, वही भी बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। तो एक साहबी हमारे ऐसा था जो हमारे बिहाफ पे बात करता था। अब वो चीज भी मिसिंग होगी। मेरी सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके तवज्जो से अभी किसी की सड़क बन गई तो मैंने भी दिल को दिया कि अगर सड़क बन सकती तो मैं भी अपना प्रोग्राम पर आप तक अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश पहुंचा दूं। हालांकि मैं कई दफा आप पार्टिसिपेट करता हूँ, लेकिन लाइटर नोट पे कोई लतीफा वगैरह सुना देता हूँ। लेकिन आज मैंने सिर्फ एक चीज आप लोगों से की है जरूर कि अपने सही साथियों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर लें इस 25 करोड़ की आवाम पे। जैसे हर हुकूमत वाला कहता है ना कि हमने ये 25 करोड़ आवाम की जुबान पे कह रहे हैं, तो मैं उस 25 करोड़ की हकीकत में एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सहाफी से कि जब भी वो किसी मिनिस्टर की ब्रीफिंग में बैठे हैं, वो जब भी किसी पुलिस वाले की ब्रीफिंग, जो भी रिस्पॉन्सिबल को जब वो फेस करते हैं ना 20-25 लोग, वो सिर्फ ईमानदारी से उनसे सवाल पूछे और सिर्फ उसी टॉपिक पे पूछे जिस टॉपिक पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। अगर वो उसने रखी है कि इनकम टैक्स ठीक करना है, फिर उस पे दूसरी तहरीकों के बेरे मेरे सवाल ना लेके आएंगे जी वो क्या हुआ, तो सिर्फ प्रिसाइसली पूछेंगे भाई आपने सर ये इनकम टैक्स में क्या इम्प्रूव किया। अगर कोई आ जाता है हेल्थ वाला मिनिस्टर तो उससे ये ना पूछें कि सिंध की नहर कैसे बननी है, उससे पूछें भाई कि आपने मेडिसिन में सर क्या किया हमारे लिए। क्योंकि कम से कम आप लोग हमारे लिए 25 कौम के अवाम पे हम आपको दुआई दे सकते हैं और तो शायद कुछ नहीं कर सकते कि कुछ लोगों को बोलें कि अपनी जो जिम्मेदारी है, जो नजरियाती तौर पर आप लोगों की जिम्मेदारी है, वो ईमानदारी से कर लें। और मैं किसी की ईमान पे नीयत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हमारे बिहाफ पे, क्योंकि हम तो पहुंच नहीं सकते। अच्छा अब क्या है कि अब अनफॉर्चुनेटली जिंदगी के उस फेज में गुजर रहे हैं कि जो हमारी हुकूमत के लोग या जो इक़्तिदार के लोग तो वो तो हमसे वैसे ही रेंज से बाहर थे। अब सहाफ़ी भी हमारी रेंज से बाहर है, क्योंकि आप किसी बड़े सहाफ़ी का प्रोटोकॉल देख लें तो वो मिनिस्टर से भी ज्यादा होता है, उसके भी आगे 2 गाड़ियां जा रही होती है, आगे 2 गाड़ियां पीछे जा रही होती है, उसमें भी हरी प्लेट लगी होती है। तो वैसे कहने का रिक्वेस्ट ये है कि वो जो पर्टिकुलर 20-25 मिनट जब एक्सपोज होते हैं हमारे वो लोग जो हमारी किस्मत का जिनके हाथ में ताकत है, तो सच्चे सवाल पूछ लें बस, और मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है, जायज बात है, जायज बात है। लेकिन यार हमारे आगे पीछे कोई गाड़ियां नहीं है, मतलब ट्रैफिक होती है लेकिन वो हमारी गाड़ियां नहीं होती, हम तो एक ही गाड़ी में होते हैं। नहीं तो हम तो मामूली साफी है ना, ये तो हाँ ओके हाँ शायद वो हम ये दूसरी खेप की बात कर रहे हैं भाई। हाँ अच्छा दूसरी बात ये, वैसे आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा नहीं ख्याल कि हमारी वजह से वो रोड बना है। मैं क्रेडिट लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मतलब काश ऐसे होता। बट इट्स नाइस, इट्स नाइस। नहीं लेकिन बात वही ज़रा कि हम भी अक्सर आपस में ये कहते हैं कि यार हम जो रोज हम मुख्तलिफ इशूज को हाईलाइट करते हैं, तो कहीं हमारे दिल में ये होती है ना ख्वाहिश कि यार जिन लोगों का काम है इसे ठीक करना, शायद उनको कोई ख्याल आ जाए वो इसे एड्रेस कर लें। वरना हम अक्सर एक दूसरे से ये पूछते हैं कि यार ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये क्या टोटली इनकॉन्सिक्वेंशियल है। हम आते हैं, इतना मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, कंसर्न लोगों से बात करते हैं, फैक्ट्स पे कोशिश करते हैं कि एक चीज को प्रेजेंट करें, क्या वो एक इट ऑल डिसअपीयर्स इनटू थिन एयर। तो मेरा अपना ये बिलीफ है कि नहीं, इसका कहीं भी कोई इम्पैक्ट होता होगा, शायद मेरे सामने ना हो, ऐसा ना हो शायद कि अगले हफ्ते ही कोई सड़क बन जाए, लेकिन हम इस होप में चल रहे होते हैं कि इसका कहीं इम्पैक्ट होगा। अगर कहीं इक्तदार के अवानों में भी नहीं हो रहा तो अवाम के शऊर में कम से कम हो रहा होगा। इसलिए हम रोज अपनी दुकान खोलते हैं, अपना काम करते हैं और फिर घर चले जाते हैं। मेरे जो पहले एडिटर थे ना, आप भी उनके साथ उनसे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, इमरान असलम साहब जी, राइट जी, ऑफ कोर्स, तो मतलब उनके जो जुमले थे ना वो लाजवाब थे, जुमले और हेडलाइंस और जोक्स, राइट। तो उन्होंने एक दफा कहा था, उसने कहा कि देखो बेटा हम जो है ना हम वॉल चॉकिंग वाले हैं। तो मैंने कहा क्या मतलब, उसने ग्राफिटी आर्टिस्ट का टर्म इस्तेमाल की थी, लेकिन बात एक ही है। उसने कहा कि यार हम रात को निकलते हैं, हम लिखते हैं ये दीवार पे, हमें पता है कि कल सुबह इसको कोई आके वाइट वॉश कर देगा, लेकिन फिर उस रात हम तुम्हें दोबारा जाके उसके ऊपर ही लिखना है, ठीक है। तो एक ये बात थी, और एक और उसने एक बात की थी, उसने कहा कि मतलब मैं पहले कॉलम लिखा था तो मैं बड़ा मतलब चढ़ा हुआ था, लोग फीडबैक भी दे रहे थे कि बहुत अच्छा है। तो उसने कहा कि बेटा कॉलम आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ये हमेशा जहन में रखना कि कल इसके अंदर ना पापड़ बिखरे होंगे,
तो आई वाज लाइक स्टे हम्बल, यू नो, स्टे हम्बल। तो ये चीजें हमेशा मेरे जहन में रही हैं। मैंने कहा जितना भी अच्छा काम किया है ना, कल इसमें पकौड़े ही बिक रहे होंगे। ऐसे जी, हुमायूं शाह साहब हैं पारा चिनार से। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच मौका देने के लिए। नहीं सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग। मैं ख्याल है कि शायद बहुत कम में कॉल्स आती हैं पारा चिनार से। आपकी शायद दूसरी कॉल है जी। नहीं सर, कभी कभार सिग्नल्स आ जाते हैं। तो सर अभी ओवर 140 डेज हो गए सर, 140 दिन से ऊपर हो गए कि हम एक कैद में बंद है और एक जेल में बंद है। और अब तो उम्मीदें भी लोगों की टूट चुकी है, क्योंकि जिनके घरों में कैंसर या फिर किडनीज या फिर ब्लड प्रेशर या डायबिटीज के पेशेंट थे, वो या तो मर चुके हैं या फिर वो अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। और इतनी बदकिस्मती है सर कि अगर कोई आवाज़ उठाए बिग सिटीज़ में हमारे लिए तो उसको एक सेक्टेरियन रंग दिया जाता है। और अगर हम न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स को देखें तो वहाँ पे बड़े बड़े हेडिंग्स में आ जाता है कि इट्स अ ट्राइबल डिस्प्यूट, ट्राइबल वॉरफेयर। मतलब लोगों की एक किस्म की नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है कि ये तो कबायली लोग हैं, जानवर किस्म के, बस लड़ते ही रहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर अब तो लोगों की उम्मीदें भी टूट चुकी है। हमें लग रहा है कि वी हैव बीन अबैंडेड बाय एवरीबॉडी, लाइक अराउंड पश्तून है, शायद वो सेक्टेरियन इशू से दे हैव अबैंडन्ड अस। मीडिया का कुछ समझ नहीं आ रहा सर। 2 महीने हो गए जिस पीस एग्रीमेंट पे साइन कर लिया, डिस्पाइट ऑल द थ्रेट्स अराउंड आईसिस है, आईसिस केपी है, टीटीपी है, उसके बावजूद लोगों ने वो सारे मुतालबात मान लिए। लेकिन 2 महीने हो गए सर। अभी इस वक्त भी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसी रोड पे जो ट्रक जलाए गए थे उनके लोहों को काट के मतलब लेके जाया जा रहा है। आखिर में सर क्या बनेगा इसका, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप इस बात को, ये रिक्वेस्ट आगे बढ़ाएं कि काइंडली, हम वैसे भी मर रहे हैं सिसक के थोड़ा थोड़ा करके, तो काइंडली हम पे एटम बॉम्ब यूज किया जाए कि हम एक ही ब्लो में मर जाए सारे, और हमारी ये जितना भी पेन और मिजरी है ये खत्म हो जाए। बिकॉज वी आर होपलेस। इनफैक्ट बॉर्डर के उस पार अफगानिस्तान में भी हमसे ज्यादा स्टेबिलिटी है, वहाँ पे भी लोगों के हुकूक है। और हम तो ह्यूमन राइट्स भी नहीं मांग रहे, हम तो वाइल्ड लाइफ के राइट्स भी नहीं है। मतलब फ्रीडम टू मूवमेंट, फ्रीडम टू फूड, वो भी नहीं है अब लोगों के पास। रमजान आ रहा है सामने, आखिर क्या बनेगा इसका? थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपकी। वेल, बहुत कुछ कहने को है और समझ नहीं आ रही कि हुमायूं साहब ने जो बात की उसका क्या जवाब दे। एक वक्फा लेते हैं, हम भी थोड़ी सी अपने ख्यालात को समेटते हैं और फिर भी राइट बैक। तो इससे पहले कि हम कराची और मुल्तान से कॉल लें, ज़रार ये जो अभी आखिरी कॉल आई पारा चिनार से, जी हमें बहुत कम कॉल्स आती हैं यहाँ से, और ये बात बिल्कुल सही है कि 140 दिन होने को आए हैं और वहाँ पे जिस कर्ब से लोग गुजर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे मीडिया पे वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। वक्तन फवक्तन जरूर बात हुई है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बिल्कुल ब्लैकआउट है, लेकिन वो जो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होना चाहिए वो हमें नजर नहीं आता। जहाँ तक मीडिया की बात है तो उसमें वही टॉपिक सबसे ज्यादा छाया रहता है, पीटीआई वर्सेस गवर्नमेंट। और ये इतने सारे जो लाखों लोग वहाँ पे मैसूर होकर रह गए हैं, और इनकी ये बात कि लोग बीमार हैं, किसी का इलाज होना है, वो ना आ सकते हैं, ना जा सकते हैं, ना खुराक आ रही है, तो उस पर हमले हो रहे हैं। और हमने 2-4 दिन पहले जब अपने प्रोग्राम में इस पर बात की तो पेशावर के हमारे ब्यूरो चीफ ने हमें बताया कि गवर्नमेंट ने इस दफा बिल्कुल सीरियसली तहिया किया हुआ है कि वो छोड़ेंगे नहीं दहशतगर्दों को, और मिलिट्री ऑपरेशन मजीद तेज किया जाएगा। लेकिन इससे आगे तो हमें देखें, वही बात है ना यार, टॉक इज चीप। हाँ, टॉक इज चीप। 150 दिन गुजर गए हैं और आपके मुल्क में एक ऐसा हिस्सा है जहां पर चंद मुसल्लह दहशतगर्दों ने एक पूरे एरिया को यरगमाल किया हुआ है, बिसीज किया हुआ है, कट ऑफ किया हुआ है। मीडिया अपनी जगह, रियासत कहाँ है? राइट, आई मीन कहाँ है जो सारी आपकी डिफेंस फोर्सेस हैं, जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं? यकीनन कैपेबिलिटी तो है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक वहां पर अटैक्स हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक्स हो रहे हैं। अब हम जानते हैं कि जाहिर है कि जैसे हुमायूं साहब ने भी बोला, आईएसकेपी है, टीटीपी है, पूरा अल्फाबेट सूप है मिलिटेंट ग्रुप्स का, लेकिन समथिंग हैज़ टू बी डन। और बिल्कुल, आई मीन मीटिंग्स होती हैं, मुआहदे होते हैं, एपीसीज होती हैं, लेकिन एक्शन
इज नीडेड। अब वो जितनी भी आपको हाई लेवल का ऑपरेशन करना पड़े, और इसके अलावा तो कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई और चारा है आपके पास, और जितने भी आपको वसाइल इस्तेमाल करने हैं आपको करना चाहिए, बिकॉज दिस इट इज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी है और एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस भी है। आपका मुल्क का एक हिस्सा है जिसको टेररिस्ट ने मतलब कट ऑफ किया हुआ है यार। अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ, हम यहाँ पे भी करें और क्रॉस बॉर्डर जो जहाँ से वो आ रहे हैं या जो अफगानिस्तान के जो वहाँ पे हालात हैं उससे भी टैकल करने की जरूरत है। ये जो कंप्लेसेंसी है कि ये तो चलता रहता है, अगर कहीं पे ये सोच है तो दैट्स नॉट फॉरगिवेबल। तो हम बस आखिरी हमारे चंद मिनट हैं, हमारे पास कुछ कॉलर्स हैं। कराची से मजहर अली शाह साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम सर, थोड़ा टाइम लग गया, बाकी जो लास्ट कॉल आई थी ना उसने बहुत जो रंजीदा कर दिया। असल में आपने सही कहा कि शाम को 7 बजे से लेकर 12 बजे तक जो 50 चैनलों पर एक ही प्रोग्राम चल रहा होता है, एक ही प्रोग्राम, तो वो आपका प्रोग्राम जरा हटके है, इसलिए मैं लगातार सुनता हूँ और कंटिन्यू कोशिश करता हूँ सुनने की। अगर नहीं भी तो फिर मैं यूट्यूब पे देख लेता हूँ, और ये कोई मस्का पलिश नहीं है। लास्ट टाइम जो मैंने मिस कर दिया था प्रोग्राम कॉलर डे, वो पता चला आप लोगों की 10वीं सालगिरह थी जी, इसलिए आप लोगों को उसकी बहुत मुबारक हो। थैंक यू। मैं 2-3 सवाल करने थे लेकिन आइंदा हफ्ते पे कर रहा हूँ। आज कुछ प्रोग्राम पे, आपके प्रोग्राम पे बात करने का मेरा है इरादा। जी तो प्रपोजल दे सकता हूँ आपके प्रोग्राम? जरूर बिल्कुल प्लीज, हमें तो बहुत प्रपोजल चाहिए। असल में जब हम फोन करते हैं ना तो आपके साथ जैसे अटैच हो जाते हैं, जैसे आपके साथी बन जाते हैं, हम उसी खानदान का हिस्सा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग कुछ आपके जो है मुस्तकिल कॉलर हैं, जिस तरह नवाज शाह से कॉलर आते हैं जो शहर के साथ इब्तिदा करते हैं, और कुछ चंद जो है परमानेंट कॉलर हैं, तो आप ऐसा करें ना कि कोई एक महीने में एक ऐसा कोई जुम्मा मखसूस करें कि जो आपके परमानेंट कॉलर है उसको आप मदऊ करें अपने प्रोग्राम में। ये इसके बारे में सोचा था भाई तो भाई आप इतने अरसे से फोन कर रहे हैं, और अच्छा उसमें फिर ये कर सकते हैं कि अच्छा सवाल जो करते हैं लोग अक्सर अपनी शिकायतों के मुताबिक करते हैं। ज़ाहिर को जिस तरह अभी किसी ने रोड बनाने की बात किया है, आप अगर किसी से कुछ क्वेश्चन भी करें ना, जो परमानेंट अगर आप किसी को मदऊ कर लेते हैं तो उससे भी क्वेश्चन भी जरा हटके हो। अच्छा उसका रिकॉर्ड आपके पास, जिस तरह मैं पिछले साल से कुछ फोन कर रहा हूँ, उस तरह पुराने जो लोग हैं आपके परमानेंट जो भी हैं उनके आपके पास रिकॉर्ड जरूर होगा कि वो सवाल किस तरह के करते हैं, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई आपने मशवरे किया था तो उसकी वजह क्या थी? ये आपके बहुत अच्छे आइडिया, इसका पूरा स्पेशल शो हो सकता है इसके ऊपर, कि हम अपने ऑडियंस को एंगेज करें, उनको स्टूडियो में भी कभी लाएं बिठाएं, खास करके जो लोग इस सफर में हमारे साथ रहे हैं। आपके इस मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। बस आखिरी 1-2 मिनट हैं तो यूनुस सुमरो साहब है हमारे साथ। सुमरो साहब, यू हैव द लास्ट वर्ड। वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम यूनुस सुमरो है और मैं थोड़ी सी कराची के ट्रैफिक के हवाले से बात करूंगा, क्योंकि मैं ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ, बिजनेस कम्युनिटी रिप्रेजेंट करता हूँ, और आए दिनों हमारी जो है आला पुलिस अफसरान से और बात होती रहती है। मैं तो चीख के इन पे थक चुका हूँ कि भाई अल्लाह के वास्ते रोडों से ये जो ATM मशीनें हमने लगाई हुई हैं, एक सड़क पे 4-4, 6-6 बंदों का जत्था होता है, 20-20 लोग जो है 4-4, 6-6 ATM मशीनें लेके बैठे होते हैं। आखिर क्यों कबाहत है कि हम जो है कोई एक सख्त कानून नहीं ला सकते कि मिनिमम कोई एक वायलेशन की एक सजा हम रख लें, कोई 8 दिन के लिए ड्राइवर और गाड़ी के साथ बंद हो, और उसके बाद साहब चालान जो करना हो 5,000 करने हो, 10,000 करने हो, मगर ये सिविल सोसाइटी के लोगों के कॉन बोर्ड लेके, और आप जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही हल रह गया है। हम तो 20 सालों से जो है इनसे मगजमारी कर करके थक चुके हैं। दिस इज वन एंड लास्ट सोल्यूशन कि आप जो है गाड़ी और ड्राइवर बंद करें 1 हफ्ते के लिए मिनिमम। बिल्कुल, आप इस बात से मुतफिक हैं? 100%। देखिए अगेन वही पतंगों वाली बात आ गई नहीं यार। देखिए मसले इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं, आप शुरू करें, जब अक्सर बात होता है कहां से शुरू करें यार, ग्राउंड लेवल एनफोर्समेंट से, और कहां से? एपेक्स कमेटी से तो काम नहीं शुरू होगा ना यार, ये एपेक्स कमेटी के लेवल की बात नहीं है। आप पकड़ो बंदे को, आप अंदर करो, जैसे अभी यूनुस साहब बोल रहे हैं, और मैं बता रहा हूं इस तरह 2-3 दर्जन लोगों के साथ होगा, और फिर आप उन्हें अंदर रखें 8-9-10 दिन। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके साथ आप बुरा सलूक करें, उन पर तशद्दुद करें, हरगिज़ नहीं, आप उनको रखें, लेकिन उनको लॉकअप में रखें, उनकी गाड़ियां इंपाउंड करें। बॉस, जब तक आपकी जेब पर हिट नहीं होगा ना, कोई कभी नहीं सुधरता।
जब आपको पता लगेगा यार ये मैं काम करूंगा और मुझे पकड़ा जाए, मैं पकड़ा जाऊंगा, तो बस दैट्स ऑल यू नीड फॉर एनफोर्समेंट। देखें, आपको पता है कि जैसे मोटरवे पुलिस की रेपुटेशन है कि वो किसी को नहीं छोड़ते, इस्लामाबाद पुलिस की रेपुटेशन है कि आपने जब वायलेशन की तो आप कोई भी हो, फेडरल सेक्रेटरी के बेटे ही क्यों ना हो, आपका चलान होके रहेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कराची में ऐसा सीन ही नहीं है ना। यहाँ पे तो फौरन मैं फलां को फोन लगाता हूँ, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मेरे साथ पीछे जो है डाले में जो है वो बैठे हुए हैं, हथियार लेके बंदे बैठे हुए हैं, तो फिर वो पुलिस वाला फिर वो करेगा यार मैं भी क्यों अफवार हूँ, मैं भी बस 2-4 रुपए लेता हूँ कभी डंपर वाले से, कभी मोटरसाइकिल वाले से, मैं भी अपनी कमाई करूँ। ये घूम फिर के आपकी बात सही है, ये गवर्नेंस का इशू है, और अगर आपने एनफोर्समेंट आप शुरू कर दें तो लोगों को होश ठिकाने आ जाएंगे, फिर वो खुद ही लॉ को ओबे करना शुरू कर देंगे। आई बिलीव इन एनफोर्समेंट। बहरहाल आज का शो का इतना ही टाइम है, इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। खुदा।